नमस्कार मित्रों, मैं भागचंद विजारना जागृति परिवार की ओर से विज्ञान की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन ने भौतिक विज्ञान के बहुत प्रकार के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा। आज हम जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान में जो आपके टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है उसको कभी बाद में आपके साथ डिस्कस करा जाएगा। हम एक दूसरे पार्ट को जीरो से शुरू कर रहे हैं एकदम, जिसका नाम है क्या, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इसी जनरल साइंस की कड़ी में जीव विज्ञान की शुरुआत करते हैं आज हम। देखिए, जीव विज्ञान से संबंधित बहुत प्रकार की चीज़ों को करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आज का अपना टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास से संबंधित। तो जैव विकास से संबंधित इस टॉपिक में अपने को पढ़ना यह है कि सबसे पहले तो आप लोगों को जैव विकास से संबंधित पता होना चाहिए क्या कि इस टॉपिक में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। पहली और इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखो, जीव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे इस यूनिट में। दूसरी जो चीज होगी वो ये होगा कि जंतुओं के विकास का क्रम क्या है, जंतुओं के विकास का क्रम। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैव विकास के विज्ञान में जो प्रमाण मिले हैं, क्या क्या प्रमाण मिले हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। और इस जैव विकास से संबंधित अपन बहुत प्रकार के सिद्धांतों के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। इन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अपनी इस यूनिट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इन पे चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, अपन कुछ कोशिश ऐसी कर ले क्या कि मैं आज से आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा पार्ट सेंड करूं। देखो, होता क्या है, डिस्क्रिप्शन में यदि मैं कुछ सेंड करूंगा तो उसका फायदा हो जाएगा आप लोगों को। कैसे? इस जीव विज्ञान में बहुत प्रकार के वैज्ञानिकों के नाम आएंगे, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर आप आरएस या मतलब आरपीएससी, यूपीपीएससी या एमपीपीएससी या यूपीएससी के रिगार्डिंग आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार पूछ लिए जाते हैं वैज्ञानिकों से संबंधित उनका इतिहास, या उन्होंने किस किस प्रकार की जो खोजें करी उनके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक टॉपिक के साथ एक वैज्ञानिक के बारे में चर्चाएं करेंगे अपन, है ना। और फिर उस वैज्ञानिक के बारे में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी दे सकता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या क्लास में पूछ सकता हूं, है ना। तो इन सब के बारे में आप लोग तैयार रहना। कुछ नया अपडेट करते हैं, नई चीज़ ऐड करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन आपको हर बार प्रत्येक बार चेक करना है हर एक टॉपिक का, ठीक है। देखो भैया, होता क्या है, इस पे चर्चाएं करते हैं जैव विकास से संबंधित। देखो, ऐसा माना जाता है कि हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ, कुछ उथल पुथल हुआ और पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। और इसी पृथ्वी पर अपने जैसे असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत उनकी प्रजातियां पाई जाती है। और वर्तमान समय में अलग अलग प्रकार की नई प्रकार की प्रजातियों की खोज भी हुई है। तो अपन देखो, इस जैव विकास से संबंधित सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो अपना बिंदु है उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं, जीव की उत्पत्ति। इन चार बिंदुओं के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं आज अपन, है ना। तो पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव रह रहे हैं, उन जीवों की उत्पत्ति कैसे मानी गई है, विज्ञान क्या कहती है इस डेटा को लेके। देखो, पहला बिंदु, जीव की उत्पत्ति। देखो क्या करने वाले हैं जीव की उत्पत्ति से संबंधित। देखो, ऐसा माना गया है विज्ञान के अनुसार क्या कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर बहुत ही एक जटिल और मंद प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई है। मतलब धीरे धीरे विकास हुआ है कहीं ना कहीं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, जीव की उत्पत्ति से संबंधित यदि मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो ऐसा माना गया है कि सबसे पहले प्रारंभिक समय में इस पृथ्वी के वायुमंडल में दो प्रकार की चीजें थी। देखो, ऐसे मैं कुछ एक निश्चित क्रम बताऊंगा आप लोगों को, उसी क्रम को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो, ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्रारंभ में पृथ्वी के वायुमंडल में
क्या था देखो, ये विज्ञान ऐसे कहती है कि सबसे पहले इनकी मात्रा थी, किनकी, नाइट्रोजन और जल वाष्प की मात्रा थी। ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो ये वाली आप लोगों की जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एक चीज के साथ में क्रिया करेगी, किससे क्रिया करेगी, ये धातुओं से क्रिया करेगी। क्या करेगी, धातुओं से क्रिया, और ये क्या बना लेगी, नाइट्राइट बना लेगी, नाइट्राइट का निर्माण होगा। ऐसे ही देखो ये जलवाष्प, ये भी कहीं ना कहीं गर्म वाष्प कार्बन के यौगिकों के साथ में प्रतिक्रिया करेगी। ये जलवाष्प को मैं गर्म वाष्प बोल दूं, ये गर्म वाष्प यदि इसमें कुछ कार्बन मिल जाए तो ये जिस चीज का निर्माण करते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। किसका निर्माण होगा, फिर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, ऐसी ऐसी चीजें मोस्टली पूछ ली जाती है। अब देखो ये नाइट्राइट और ये गर्म वाष्प, यदि इन दोनों को मैं मिला दूं, कहने का मतलब क्या, नाइट्राइट कैसे बना, सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन, और यदि ये नाइट्रोजन धातुओं से क्रिया करेगा तो नाइट्राइट बना लेगा। और नाइट्रोजन के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में और क्या था, जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब क्या, ये किस रूप में, गर्म वाष्प के रूप में। यदि ये गर्म वाष्प इस नाइट्राइट के साथ में मिल जाएगा तो ऐसा माना जाता है कि ये चीज बन जाएगी, देखो अमोनिया गैस का निर्माण होगा। किसका निर्माण हुआ, अमोनिया गैस का निर्माण हुआ। यदि गर्म वाष्प और नाइट्राइट की अभिक्रिया करवाई जाती है तब अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। अब देखो मेरे पास क्या मिल गया, मेरे को एक तो गैस मिल गई और एक ये हाइड्रोकार्बन यौगिक के रूप में मिल गया, ठीक है ना। यदि मैं इन दोनों की आपस में कुछ ना कुछ रासायनिक संयोग करवा दूं, रासायनिक क्रिया करवा दूं, तो मेरे पास किसका निर्माण होगा, देखना बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से। इन दोनों का यदि मैं क्या क्या करवा दूं, कुछ रासायनिक क्रिया करवा दूं इन दोनों के बीच में, या कोई रासायनिक संयोग करवा दूं, तो मेरे पास बहुत प्रकार की शर्कराओं का प्लस में बहुत प्रकार के कार्बनिक अम्लों का निर्माण होगा। बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना कि वास्तव में देखो जीव की उत्पत्ति के संबंध में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध में क्या विज्ञान कहती है उस चीज को बता रहा हूं। तो अमोनिया गैस और ये हाइड्रोकार्बन यौगिक मिलकर किसका निर्माण करिए, रासायनिक संयोग द्वारा शर्कराओं का और कार्बनिक अम्लों का निर्माण किया। और देखो इसी कार्बनिक अम्ल के साथ यदि मैंने कुछ ऐड कर दिया, क्या, अमीनो अम्ल, तो आपको पता है अमीनो अम्ल ये नाम आप लोगों के आएगा, तो इनसे किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हुआ, प्रोटीन का निर्माण हुआ। अब प्रोटीन मिल गया आप लोगों को, इसी प्रोटीन से ऐसे माना जाता है क्या कि प्रोटीन के कारण सबसे पहले एक वायरस के समान दिखने वाले जीव का विकास हुआ लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व, है ना, समझ रहे हो ना। उस जीव को, वो वाले जीव की जो भी जंतु थे उनकी जो प्रजाति थी, उन्होंने करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया होगा और वो प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो गई, जैसे डायनासोर, समझ रहे हो ना। तो इससे जिस चीज का निर्माण हुआ मैं यहां पर लिख रहा हूं, वायरस सदृश से जीव का विकास हुआ या वायरस सदृश से जीव का निर्माण हुआ। अब देखो इस वायरस सदृश जीव से आप लोगों को क्या मिलेगा, फिर बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म और प्राथमिक जीवों का निर्माण होगा, जैसे नीली हरी शैवाल। ऐसे लिख देता हूं मैं, अत्यंत सूक्ष्म प्राथमिक जीवों का निर्माण। जैसे आप लोग बोल सकते हो नीली हरी शैवाल, इनका निर्माण हुआ, समझ रहे हो ना बात को। और इसके बाद में फाइनली इसी प्राथमिक जीवों से या अत्यंत सूक्ष्म जीवों से आप लोगों को एक कोशिकीय जीव की प्राप्ति हुई, एक कोशिकीय जीव की प्राप्ति हुई। और इसी एक कोशिकीय जीव की प्राप्ति, या आप बोल सकते हो एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। और उस एक कोशिकीय जीव जो सर्वप्रथम विज्ञान के अनुसार मिला, उसका क्या नाम था, प्रोटोजोआ की प्राप्ति हुई।
ऐसे ऐसे फाइनली अपने को यहाँ तक पहुँचना था, एक कोशिकीय जीव से एक कोशिकीय जीव तक पहुँचना था। ये तो मतलब कि क्या है, जीवों का उत्पत्ति के संबंध में है, फिर इन जीवों का विकास के संबंध में अपन चर्चाएं करेंगे कि कैसे इस एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे फिर बहुत प्रकार के बहुकोशिकीय जीव बनते चले गए। समझ रहे हो ना। तो एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई, एक कोशिका का मतलब हुआ क्या, हमारे शरीर में तो बहुत असंख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं, बहुत प्रकार की कोशिकाएं हैं। अपने को फाइनली जीव तक पहुंचना था और एक कोशिकीय जीव तक अपन पहुंच चुके। तो इस क्रम को आप लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना। ये यदि कभी पूछ ले आप लोगों को कि जीव की उत्पत्ति कैसे मानी गई है विज्ञान के अनुसार, तो देखो ये जो मैंने क्रियाक्रम बताया इसको डायरेक्टली एज इट इज ऐसा का ऐसा ध्यान में रखना। देखो फिर बता रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान में से सुनना। क्या ओरिजिन ऑफ लाइफ, सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और जलवाष्प थी। ये जो सारी की सारी संपूर्ण प्रक्रिया है ना, ये बहुत धीरे धीरे हुई होगी, इसमें हजारों करोड़ों वर्ष लग गए होंगे। समझ रहे हो ना। सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल में विज्ञान के अनुसार नाइट्रोजन और जलवाष्प मानी गई है। समझ रहे हो। ये नाइट्रोजन धातु के साथ क्रिया करके नाइट्राइट बनाती है। ये जलवाष्प यदि गर्म अवस्था में होगी, मतलब गर्म वाष्प होगी, तो कार्बन के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करती है। ये गर्म वाष्प और ये नाइट्राइट दोनों आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं, और अमोनिया गैस और हाइड्रोकार्बन यौगिक रासायनिक संयोग से अभिक्रिया स्वरूप शर्कराओं का और कार्बनिक अम्लों का निर्माण करता है। ये कार्बनिक अम्ल को यदि अमीनो अम्ल के साथ में ऐड करा जाता है, इनको आपस में मिश्रित करा जाता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है, और इसी प्रोटीन से वायरस सदृश जीव का विकास हुआ होगा। समझ रहे हो ना। ये 3 अरब वर्ष पूर्व की कहानी है, जिसको आप लोग डायनासोर बोल सकते हो, है ना, जो विलुप्त प्राणी हो गया। अब इसी वायरस सदृश जीव से बहुत ही छोटे छोटे दिखने वाले, सूक्ष्म दिखने वाले प्राथमिक जीवों का निर्माण हुआ था नीली हरी शैवाल के रूप में, और इन्हीं प्राथमिक जीवों से एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई थी, किसकी, प्रोटोजोआ की। तो ऐसे भी पता चल गया आप लोगों को कि प्रोटोजोआ क्या था, कोई एक कोशिकीय जीव था। समझ रहे हो ना बात को। ये देखो जीव की उत्पत्ति के संबंध में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध में, जीव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी विज्ञान के डेटा के अकॉर्डिंग, जो मैंने अवेलेबल करवाई है। जीव की उत्पत्ति होगी। अब अपना नेक्स्ट रहेगा कि इन जीवों का विकास कैसे हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जीवों के विकास का, जीवों के विकास बोल दो या जैव विकास बोल दो, इसका जो क्रम रहा होगा वो क्रम क्या था। देखो कैसे विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार अपन ऐसे बता पाएंगे कि जैव विकास कैसे हुआ होगा। तो देखो सबसे पहले जैव विकास से संबंधित आप लोगों को ध्यान में रखना है, जहां पर एंड किया था ना, जहां पर जीव की उत्पत्ति को एंड करा था, वहीं से अपने को शुरू करना है। समझ रहे हो ना। और ये जीवों का विकास भी धीरे धीरे एक अत्यंत मंद प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ होगा। सबसे पहले शुरुआती दौर में क्या हुआ, देखो ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूं। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या, एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं एक कोशिकीय जीवों से उसके बाद में क्या हुआ, बहुकोशिकीय जीव आए। एक या एक से अधिक कोशिकाओं के समूह को बहुकोशिका कह सकते हैं अपन। समझ रहे हो ना। एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। धीरे धीरे विकास का क्रम आगे बढ़ता गया। पहले क्या थे, पहले क्या था
ये जो क्रम अपन पढ़ रहे हैं विकास का क्रम, इस क्रम में ये बहुकोशिकीय जीव प्रारंभ समय में पूर्व में क्या थे, बहुत सरल थे। सरल का मतलब क्या हुआ कि इनकी संरचना कुछ क्या थी, सिंपल थी, और धीरे धीरे विकास के क्रम में क्या हो गए, सरल से क्या होते गए, जटिल होते गए। पहले ये सरल थे और उसके बाद में कैसे जीव प्राप्त हुए आप लोगों को, जटिल होते गए। अब देखो क्या हुआ, जो बहुकोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीव जो विकास का अपन क्रम पढ़ रहे हैं, जो सरल जीव थे बाद में कैसे होते गए, जटिल होते गए। सबसे पहले सभी प्रकार के ये जंतु अकशेरुकी थे। ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, ये जंतु किस रूप में मिले, प्रारंभ में सबसे पहले कैसे मिले अपने को, अकशेरुकी। इसका क्या मतलब हुआ, अकशेरुकी का मतलब होता है, आज के बाद में विज्ञान में कभी भी ऐसा नाम आए ना जिसमें कशेरुकाएं नहीं है, जिसमें हड्डियों का क्या नहीं है, गुच्छा नहीं है, हड्डियों का जोड़ नहीं है, इस वाले को अकशेरुकी को कहा जाता है बिना रीढ़ की हड्डी वाले, बिना रीढ़ की हड्डी वाले। आपके तो है ना रीढ़ की हड्डी। तो सबसे पहले क्या हुआ देखो, जो जीव थे एक कोशिकीय फिर बहुकोशिकीय, सबसे पहले ये सरल जीव थे फिर जटिल जीव होते गए, और प्रारंभ में सारे के सारे जीव क्या थे, अकशेरुकी थे। अकशेरुकी का मतलब क्या हुआ, बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे। इन्हीं अकशेरुकी जीवों में सबसे पहले मछलियों का विकास हुआ था। किसका विकास हुआ, सबसे पहले मछलियों का विकास हुआ, और मछलियों से बहुत प्रकार के उभयचर जल और स्थलचर जंतुओं का विकास हुआ होगा। बहुत प्रकार के उभयचर जंतुओं का विकास हुआ। उभयचर बोल देता हूं मैं, यहाँ जल और स्थलचर जंतुओं का विकास हुआ। ये क्रम है फिक्स, निश्चित, इसी क्रम को ध्यान में रखना आप लोगों को। तो अकशेरुकी जीवों में, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में सबसे पहले कौन आया, मछली, और मछलियों से किसका विकास हुआ, फिर उभयचर मतलब जल और स्थलचर जंतुओं का विकास हुआ। जल में चलने लायक भी और स्थल मंडल पे चलने लायक ऐसे जीवों का क्या हुआ, विकास हुआ। और इन जल और स्थलचर जंतुओं से फिर किसका विकास हुआ, इनसे विकास हुआ था भैया सरीसृपों का। सरीसृपों का विकास हुआ। सरीसृपों का विकास हुआ। सरीसृपों का क्या मतलब हुआ देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं, क्या, डायनासोर, जिसको आप लोग विलुप्त जंतु मानते हो, विलुप्त जीव, इसका विकास हुआ था सबसे पहले। उभयचर में किसका विकास हुआ, जल और स्थलचर जंतुओं में किसका विकास हुआ, सरीसृपों का विकास हुआ। और इसी सरीसृपों के विकास से ये सरीसृपों का विकास फिर कहीं ना कहीं दो भागों में बट गया। कैसे देखो, मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ। सरीसृपों से आप लोगों को देखो दो चीज मिलेगी। सरीसृपों का मतलब क्या, डायनासोर किस्म के, है ना। इनसे फिर देखो एक तो पक्षी वर्ग और एक स्तनी वर्ग समय के साथ साथ ये क्या हो गए, अलग अलग होते गए। समझ रहे हो ना। ऐसे इस जैव विकास का क्रम चलता है। इस जैव विकास के जंतुओं के विकास या जैव विकास के क्रम को आप लोगों को ऐसे हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। तो देखो, यदि मैं इस पर चर्चाएं करना चाहूँ, आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये विकास कैसे हुआ, तो ध्यान रखना, जैसा जंतुओं में हुआ है सेम एज इट इज पादपों में भी इसी तरह एक क्रमिक तरीके से एक क्रम के अनुसार विकास हुआ था। समझ रहे हो ना। तो जंतुओं में और पादपों में दोनों में एक निश्चित क्रम में विकास हुआ था। वो क्रम क्या कहता है अपने को, जंतुओं के विकास या जैव विकास से संबंधित क्रम के लिए यदि आप लोगों को पूछे तो सबसे पहले आप लोग ऐसे बताना क्या कि जंतुओं के विकास के क्रम में सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई, एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। वो मैंने बता दिया था आप लोगों को, है ना। जीव की उत्पत्ति में जीव की उत्पत्ति का अंत यही था आप लोगों का, एक कोशिकीय जीव, प्रोटोजोआ। समझ रहे हो ना। इन्हीं एक कोशिकीय जीवों से मिलकर फिर बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। और क्या था, ये बहुकोशिकीय जो भी जीव थे ये पूर्व में क्या हुआ करते थे, ये जीव सरल हुआ करते थे, परंतु धीरे धीरे विकास के क्रम में क्या होते गए, ये जटिल होते गए। और आरंभ में सभी के सभी, प्रारंभ में सभी के सभी ये जंतु अकशेरुकी हुआ करते थे, बिना रीढ़ की हड्डी वाले हुआ करते थे। तो कशेरुकी नाम आ जाए तो इसका मतलब रीढ़ की हड्डी वाले,
और अकशेरुकी की आ जाए, इसका मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले। ये शब्द ध्यान में रखना। ऐसे ऐसे जो भी जीव विज्ञान में वर्ड आएंगे उनको अपन टॉपिक के अनुसार कवर करेंगे, समझ रहे हो ना। इन अकशेरुकी जीवों में सबसे पहले मछलियों का विकास हुआ और उन मछलियों से फिर जिनसे क्या हुआ, उभयचर मतलब जल और स्थलचर जंतुओं का विकास हुआ, समझ रहे हो। इन्हीं उभयचर में सबसे पहले सरीसृपों का विकास हुआ। सरीसृपों में जैसे डायनासोर जो एक प्रकार का विलुप्त जंतु है, विलुप्त जीव है, उसकी उत्पत्ति हुई। और ये फिर सरीसृप दो वर्गों में बट गए, एक तो पक्षी वर्ग में और दूसरा किस वर्ग में, स्तनी वर्ग में बट गए। इसी तरह जैसे जंतुओं में विकास हुआ है, सेम टू सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा विकास किसी न किसी निश्चित क्रम में पादपों में भी होता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अपन देखेंगे कि यार ये जो अपन ने जो भी डेटा डिसाइड करा है कि इस क्रम में ये चले गए, तो इनके कुछ प्रमाण मिले या ऐसे ही अपन ने बोल दिया। तो समय रहते हुए इन पर कुछ विशेष प्रमाण मिले होंगे। तो वो जैव विकास से संबंधित प्रमाण कौन कौन से है, उन प्रमाणों के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। प्रमाण का मतलब एविडेंस एक तरह से, है ना। हाँ, देखिए जैव विकास के प्रमाण, समय रहते हुए बहुत प्रकार के प्रमाण मिले हैं। ये अब मैंने कहा था कि 4 बिंदु के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। जीव की उत्पत्ति, जीवों के विकास का क्रम, जैव विकास के प्रमाण और जैव विकास से संबंधित सिद्धांत। बहुत प्रकार के सिद्धांतों के बारे में भी अपन चर्चाएं करने वाले हैं। तो तीसरे बिंदु पे पहुंच गए हैं अपन, जैव विकास के आज तक कितने ज्ञात प्रमाण मिले हैं। मैं सबका आप लोगों को नाम बताऊंगा और कोशिश करेंगे सारे के सारे जो भी प्रमाण है उनके बारे में कुछ डिस्कस करने की, समझ रहे हो ना बात। तो देखो सबसे पहला इसमें जो प्रमाण है उस प्रमाण को क्लासिफिकेशन एविडेंस कहा जाता है, वर्गीकरण प्रमाण। कौन सा प्रमाण है, वर्गीकरण प्रमाण। वर्गीकरण का क्या मतलब हुआ, एक निश्चित वर्गों में अपन ने विशेषताओं के अनुसार, क्षेत्र समुदाय की एक निश्चित विशेषताओं के अनुसार एक विशेष वर्ग में उनको अपन ने क्या कर दिया, बांट दिया। जैसे सपोज करो क्या एक पेड़ है, उस पेड़ का एक मुख्य तना है, मुख्य तने से होकर विभिन्न प्रकार की डालियां का वर्गीकरण हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये विकास का क्रम पहले ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही सिंपल था, सरल था, और इसी क्रम से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जटिल प्रकार की जीवों की उत्पत्ति होती गई, समझ रहे हो ना। तो इसको जैव विकास के प्रमाण को एविडेंसेज ऑफ अपन ऐसे बोल सकते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के जो भी प्रमाण है उसमें सबसे पहले प्रमाण, यदि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन एविडेंस की बात करें वर्गीकरण प्रमाण की, तो वर्गीकरण प्रमाण में अपन ऐसे बता सकते हैं क्या कि जैसे सपोज करो एक निश्चित वर्ग हो गया किसी निश्चित समुदाय का, तो इससे संबंधित जैसा भी पूछे कि वर्गीकरण से संबंधित, वर्गीकरण प्रमाण से संबंधित आप लोग क्या समझते हो कि किसी भी एक निश्चित समुदाय का निश्चित वर्ग जो वर्ग के रूप में या पेड़ की डालियों या टहनियों के रूप में बटा हुआ होता है उसको अपन वर्गीकरण प्रमाण कह सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई पेड़ होगा, तो चाहे किसी का भी पेड़ हो, चाहे नीम का पेड़ हो, चाहे खेजड़ी का पेड़ हो, तो डालियाँ तो सबके ऐसे विकसित होगी ना। तो मेन तने से डालियों का निर्माण हुआ तो एक निश्चित वर्गीकरण हुआ, इसी को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण प्रमाण कहा जाता है। दूसरे प्रकार के प्रमाण के बारे में चर्चाएं करते हैं, देखो उसका नाम है शारीरिक संरचना प्रमाण। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं शरीर की संरचना से रिलेटेड है। शारीरिक संरचना का क्या मतलब हुआ, शरीर की संरचना से रिलेटेड कोई प्रमाण है, स्ट्रक्चरल एविडेंस कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार की चीजें मोस्टली पूछी जाती है आप लोगों को। देखो एक तो चीज आप लोगों को ऐसे पूछेगा, इसमें देखो क्या, इसमें 2 प्रमाण मिलते हैं। एक तो ऐसे होता है जैसे सपोज करो समजात अंग,
नाम सुना हुआ है ना आप लोगों का, समजात। अब देखो इनके नामकरण से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड अपन उदाहरण लेंगे इसमें। तो शारीरिक संरचना प्रमाण के समजात अंग और समवर्ती अंग अपने को क्या क्या बताते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। समवर्ती अंग, समजात और समवर्ती अंग अपने को क्या बताएंगे, जैसे सपोज करो मैं समजात की बात करूं, मेरे पास क्या 2-3 प्रकार के जीव जंतु है। जैसे सपोज करो ब्लू व्हेल हो गया, पक्षी हो गया, चमगादड़ हो गया, या मनुष्य खुद हो गया। इनमें क्या होता है, कहने का मतलब कार्यों के कारण, इनके अलग अलग प्रकार के कार्य करने के कारण इनके बेसिक जो संरचनाएं होती है, जो अग्रपाद होते हैं, उनमें क्या होता है, असमानताएं होती है। लेकिन अग्रपादों में असमानताएं होते हुए भी जो जितने भी प्रकार के जीव जंतु है, उन जीव जंतु की मूल संरचना, उनका कंकाल जो है ना, वो निश्चित होता है, वो समान होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक जाति विशेष का समुदाय जिसमें क्या, जिनके कार्य के अनुसार हाथ पैर या अग्रपाद अलग अलग हो, लेकिन उनका कंकाल समान हो, उसी को कहा जाता है समजात अंग। समझ रहे हो ना बात को। अब दूसरे प्रकार के जो अंग है ना, उसको कहा जाता है समवर्ती अंग। इसमें देखो अलग अलग नामकरण नहीं आएगा, इसमें मैं नामकरण ऐसे दे देता हूं आप लोगों को। जैसे सपोज करो समवर्ती अंग का क्या मतलब हुआ, एनालोजस ऑर्गन है ना, होमोलोजस और एनालोजस ऑर्गन, होमोलोजस ऑर्गन और एनालोजस ऑर्गन। समवर्ती अंग का क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करो पंख है, अब वो पंख का क्या मतलब हुआ, जैसे पक्षी के पंख है, किसी पक्षी के या चमगादड़ के पंख है, तो आपको पता है कि पंखों का मेन काम क्या है, उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तो उनके कार्य समान हो गए, पहले वाले में कार्य अलग हो रहे थे और कंकाल उनका समान था। लेकिन समवर्ती अंग की डेफिनेशन अपने को यूं कहती है कि कार्यों में समानता होती है, लेकिन उनकी जो उत्पत्ति और संरचना होती है ना, वो अलग अलग होती है। कार्य समान, लेकिन उनकी उत्पत्ति और उनकी संरचना जो होती है, वो क्या होती है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। समझ रहे हो ना। इस वाले में क्या था, कार्य अलग था, अलग अलग कार्यों के अनुसार अलग अलग विशेषताएं होती है, लेकिन जो कंकाल तंत्र होता है वो सबका क्या था, समान था। ऐसे ध्यान में रखना है। इसमें समवर्ती का मतलब एक ही चीज, मैंने उदाहरण के लिए पंख ले लिए, वो पंख किसी पक्षी के भी हो सकते हैं और वो पंख किसी चमगादड़ के भी हो सकते हैं। पंख भैया किसी के लगो, पंख यदि लग रहे हैं तो वो उड़ने में सहायता प्रदान करेंगे, और उड़ने में सहायता प्रदान करेंगे तो कार्य समान हो गया कि भले कोई पक्षी उड़ो, भले चमगादड़ उड़ो, पंख उड़ने में सहायता प्रदान करेंगे तो कार्य समान हो गया। सभी के पंख है, इसका मतलब वो सब के सब उड़ेंगे, इसका मतलब उनका कार्य भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन उन पक्षियों के और चमगादड़ों के पंखों की जो आकृति है, जो उत्पत्ति है, जो संरचना है, जो बनावट है, वो बनावट अलग अलग होती है। ऐसे अंगों को कहा जाता है समवर्ती अंग, एनालोजस ऑर्गन। मैं लिख देता हूं इधर, इसको कहा जाता है होमोलोजस। ऐसे 2 प्रकार के अंगों के बारे में आप लोगों को पता करना है, एनालोजस और होमोलोजस स्ट्रक्चर होती है जो भी ऑर्गन्स की, ऐसा ऐसा ध्यान में रखना है। तो समजात और समवर्ती नाम कहीं पे भी है, आप लोग बता दोगे। अब देखो तीसरे प्रकार का जो प्रमाण है उसको मैं लिख देता हूं यहां पर। वो तीसरे प्रकार का प्रमाण है जीवाश्मीय प्रमाण। समझ रहे हो ना बात को। जीवाश्म का मतलब जो जितने भी प्रकार की चट्टानें होती है, उन चट्टानों में मिलने वाले मृत जीव, जो भी मरे हुए जीवधारी है, उन जीवधारियों के अवशेष या उनके चिन्हों को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म का मतलब फॉसिल। जीवाश्म का क्या मतलब होता है, फॉसिल। उनको क्या कहा जाता है, जीवाश्म। विभिन्न प्रकार की चट्टानों में मिलने वाले अलग अलग प्रकार के जीवधारियों के मृत अंग या उनके चिन्हों को जीवाश्म कहा जाता है। और ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना,
जितने भी प्रकार के जीवाश्मीय प्रमाण आज तक वैज्ञानिकों ने प्राप्त करे हैं, ये जीवाश्मीय प्रमाण हमेशा अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कौन सी चट्टानों में मिलेंगे? ये हमेशा अवसादी चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। मैंने ऐसे कहा ना कि चट्टानों में मिलने वाले मृत जो भी जीव जंतु है उनके अवशेष या उनके चिन्हों को जीवाश्म कहा जाता है। तो ये जीवाश्म आज तक किस प्रकार की चट्टानों में मिले? अवसादी प्रकार की चट्टानों में मिले। अब देखो, जैव विकास के जितने भी अपन प्रमाण देख रहे हैं ना, जितने भी प्रमाणों के बारे में चर्चाएं करेंगे, सबसे ज्यादा ठोस प्रमाण इसी को कहा गया है। सबसे ठोस प्रमाण इसी से मिले हैं और सबसे ठोस प्रमाण इसी को माना गया है, जीवाश्मीय प्रमाण को। ध्यान रखना, कभी पूछ ले कि जैव विकास के क्रम में यदि इसके परमाणु की बात करें तो सबसे ठोस प्रमाण किससे प्राप्त हुए? जीवाश्मों से प्राप्त हुए। जीवाश्मीय प्रमाणों को अपन ने सबसे ठोस प्रकार के प्रमाण कहा। ऐसा ध्यान में रख लोगे। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यदि आप लोगों को बताना चाहूं तो जो घोड़े के विकास का जो क्रम होता है ना, उसको आप बता सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? नेक्स्ट प्रकार का जो प्रमाण है वो देखो, चौथा अवशेषी प्रमाण। जैव विकास के क्रम में यदि जीवों में उनके अपन पुराने अवशेषों को खोज ले, जैसे मृत सड़ी गली वनस्पतियों से कहीं से यदि अपने को उनके दबे हुए अवशेष पता चल जाए तो उन अवशेषों से अपन क्या प्रमाणित कर सकते हैं क्या कि भविष्य पहले कभी उनके पूर्वज हुआ करते थे लेकिन वो इतने ज्यादा विकसित नहीं थे, और आज क्या विकास के क्रम में ये क्या हो गए, धीरे धीरे विकसित हो गए, है ना। तो जितने भी प्रकार के अवशेषी प्रमाण है वो उनके अवशेषों से, उनके नीचे जमीन में दबे हुए अवशेषों से, मृत सड़ी गली वनस्पतियों से जो भी प्रमाण मिले हैं उनको अवशेषी प्रमाणों की श्रेणी में रखा गया है। जैसे सपोज करो कि कोई पार्ट मिल गया, कोई अंग मिल गया अपने को दबा हुआ, तो अपन पहले वाले अंगों को, लाखों करोड़ों वर्षों वाले पहले के अंगों को देखोगे और अब वाले अंगों को देखोगे तो उनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं रहेगी। आज विकास का क्रम तेज हो गया, पहले वो धीरे धीरे क्या थे, विकसित थे। ऐसे देखो, और प्रमाण की बात करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि शरीर क्रिया प्रमाण, इनको भी जैव विकास में, इसको भी शरीर क्रिया प्रमाण को भी जैव विकास में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। अब शरीर क्रिया प्रमाण में आप लोगों को ऐसे ध्यान में रखना है कि विभिन्न जंतुओं की पाचन क्रिया में समानता। अरे भैया, कोई भी जीव जंतु किसी चीज को खाएगा तो वो उस चीज को पचाएगा, खाने के बाद में उसकी क्या पाचन भी तो होगी वो वाली चीज। तो सब में ऐसा माना जाता है कि जो विकास का जो क्रम है वो धीरे धीरे क्या बढ़ता गया, अच्छा होता गया, सुव्यवस्थित तरीके से बढ़ता गया, अच्छा होता गया, और इसी क्रम में सभी प्रकार के जंतुओं का क्या पाचन होता गया। अब देखो, इस पाचन में मान लो आप लोग, या दो प्रकार से बता सकते हो आप लोग, पहला तो शरीर क्रिया प्रमाण में पाचन क्रिया में समानता, या फिर आप लोग ऐसे मान सकते हो क्या, रुधिर प्रोटीन में समानता। ब्लड तो सभी जीव जंतुओं का होता ही है, समझ रहे हो ना। तो उनका ब्लड भी होता होगा, कुछ ना कुछ निश्चित उनके प्रोटीन भी होते होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि रुधिर प्रोटीन में कैसे समानता पाई जाती है। देखो, शरीर क्रिया में दो प्रकार की चीजों को अपन ने मेंशन करा। इन्हीं दो प्रकार की चीजों में यदि अपन इसी में करना चाहे या दूसरे तरीके से करना चाहे तो ये रुधिर प्रोटीन का जो पार्ट है ये हृदय के साथ लिया जाता है। समझ रहे हो ना बात को। हृदय का क्या मतलब हुआ, यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं मैं क्या, हृदय का प्रमाण।
अब हृदय के प्रमाण से क्या मतलब हुआ, इस हृदय के प्रमाण में अपन ऐसे बता सकते हैं क्या, हृदय में भी तो रुधिर का कुछ ना कुछ होता है काम, समझ रहे हो ना। तो अपन क्या हृदय में रुधिर वाला भी ले सकते हैं और हृदय को अपन अलग तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो क्या, हर प्रकार का जो भी जीव जंतु है उसके हृदय की बनावट कुछ ना कुछ अलग अलग होगी, लेकिन उन जीव जंतुओं में पाए जाने वाले, हृदय में पाए जाने वाले जो विशेष जो कोष्ठ रहेंगे, समझ रहे हो ना, चैम्बर जो रहेंगे, वो चैम्बर कुछ डिफरेंट होंगे, तभी तो उनकी बनावट डिफरेंट हो पाएगी। कहने का क्या मतलब हुआ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आपने नाम सुना होगा आलिंद और नीले, वाल्व लगे हुए रहते हैं, है ना, कोष्ठक लगे हुए रहते हैं, कोष्ठ लगे हुए रहते हैं, चैम्बर लगे हुए रहते हैं। तो मैं कुछ निश्चित जीव जंतुओं के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि उन जीव जंतुओं का कोष्ठ का कैसे पूछेगा आप लोगों को, हृदय का प्रमाण या हृदय की जटिलता का प्रमाण कैसे पूछ लिया जाता है। जैसे सपोज करो मेरे पास पहला जीव है मछली। अब आप मुझे ऐसे बताओ कि मछली में टोटल कितने कोष्ठ रहते हैं, तब आप लोग बताओगे कि साहब 2 कोष्ठ। कितने? 2 कोष्ठ। एक तो रहता है इसमें क्या, आलिंद, और एक क्या रहता है इसमें, नीलय। ऐसे बता दोगे ना। तो मछली का जब भी आप लोगों को पूछे थे कि कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ, एक आलिंद और एक नीले, ठीक है। ऐसे ही देखो मेंढक का यदि आप लोगों को मैं पूछना चाहूं कि बताओ मेंढक में क्या होता है, तो मेंढक में भैया 3 कोष्ठ होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। 3 में क्या हो जाएगा, 2 तो आलिंद हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, नीलय हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो, मैं ये जो नाम लिख रहा हूं ये क्यों लिख रहा हूं, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इनके हृदय में भी कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाती है। वही आलिंद और नीले उनके भी काम करते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी संख्या कुछ क्या हो, कम हो। ऐसे यदि मैं यहाँ पर मनुष्य लिखूं तो मनुष्य में कितने होते हैं, 4 कोष्ठ। टोटल कितने होते हैं, 4 कोष्ठ। उसमें क्या होगा, 2 आलिंद और 2 नीलय। इनको पढ़ेंगे अपन, हृदय को डिटेल्ड पढ़ेंगे आगे जीव विज्ञान में। अभी ज्यादा टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखो, यदि सर्प का पूछ ले तो सर्प का ध्यान रखना, इस सर्प में 2 आलिंद होते हैं और 2 अपूर्ण नीले होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते, अपूर्ण नीले। ध्यान रखना, यदि कभी पूछ ले तो आप लोगों को ऐसा ऐसा बताना है। तो हृदय के प्रमाण के अनुसार या शरीर के प्रमाण के अनुसार अपन रुधिर प्रोटीन में समानता कर सकते हैं और हृदय की बनावट में अपन क्या कर सकते हैं, समानता कर सकते हैं कि इनका हृदय वही कहीं ना कहीं आलिंद और नीलियों से मिलकर बना हुआ रहता है, लेकिन उन आलिंद और नीलियों की क्या संख्या कुछ ना कुछ क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अब देखो कुछ जो प्रमाण है यदि आप इसको मेंशन करो तो नेक्स्ट प्रमाण में बता देता हूं आप लोगों को, भ्रूणीय प्रमाण। भ्रूणीय प्रमाण का क्या मतलब हुआ, इन लोगों को, इन जीव जंतुओं के जो भ्रूण में भी कुछ ना कुछ आंशिक समानताएं पाई जाती होगी। जैसे सपोज करो भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाएं सभी जीव जंतुओं में लगभग समान दिखाई देती है, लेकिन एक जाति विशेष के अनुसार इनका क्या हो जाता है, धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, विकास हो जाता है और वो एक जीव किसी दूसरे जीव से जाति विशेष के कारण क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इससे संबंधित, इस भ्रूणीय प्रमाण से संबंधित एक भाई साहब आए थे जिन्होंने कुछ कहा था क्या कि इस जीव जगत में प्रत्येक जीव का जो भ्रूणीय विकास होगा वो उसके जातीय विकास पर निर्भर करेगा, उसके जातीय विकास के इतिहास पर निर्भर करेगा, उसके इतिहास को बार बार दोहराएगा। किसी भी जीव का भ्रूणीय विकास उसके जातीय विकास को बार बार दोहराएगा और इसको कहा जाता है पुनरावर्तन सिद्धांत। क्या कहा जाता है, दोहराने को क्या कहा जाता है, पुनरावर्तन सिद्धांत कहा जाता है। और इस पुनरावर्तन सिद्धांत को देने वाले भाई साहब थे, उनका नाम था हैकेल ने दिया था। ये पुनरावर्तन सिद्धांत भ्रूणीय विकास से संबंधित या भ्रूणीय प्रमाण से संबंधित पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया, हैकेल ने दिया था। और ये हैकेल जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे ये, जर्मन वैज्ञानिक थे। अब देखो आप लोगों के क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है भैया कि जैव विकास से संबंधित भ्रूणीय प्रमाण क्या कहता है। तो भ्रूणीय प्रमाण में आप लोगों को ऐसे बताना है कि
प्रारंभ समय में सभी जीवों के भ्रूण में समानताएं पाई जाती है, लेकिन एक जाति विशेष के कारण उन जीवों के भ्रूण में जैसे जैसे वो विकसित होते जाते हैं तो जाति विशेष के कारण उनमें असमानताएं आ जाती है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब क्या हुआ, एक पुनरावर्तन सिद्धांत दिया हैकेल भाई साहब ने, जो जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक जंतु का भ्रूण विकास उसकी जाति के विकास को दोहराएगा। समझ रहे हो ना? उसकी जाति के विकास का बार बार क्या करेगा, पुनरावर्तन करेगा। इसी को पुनरावर्तन सिद्धांत कहा जाता है। तो बहुत बार पूछा जाता है जैव विकास से संबंधित पुनरावर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो हैकेल द्वारा दिया गया, जर्मन वैज्ञानिक हैकेल द्वारा दिया गया। बता दोगे ना ये? अब देखो नेक्स्ट प्रमाण है योजक कड़ी। योजक का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाली। समझ रहे हो ना आप लोग, जोड़ने वाली। इसमें बहुत प्रकार की योजक कड़ियां अपन जैसे जैसे जीव विज्ञान को अपन कवर करेंगे कि एक समुदाय को किसी दूसरे समुदाय से जोड़ने वाली जो व्यवस्था है, जो कड़ी है, उस कड़ी के कुछ प्रमाणों के कारण भी अपन कह सकते हैं कि जो जंतुओं का विकास है वो किसी न किसी ऐसे परमाणु के अनुसार किसी न किसी निश्चित क्रम में हुआ है। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही देखो, क्या अंतिम प्रकार के प्रमाण की बात करूं, मैं यहां मेंशन कर लेता हूं। मैं देखो इसको नाम दूंगा मैं भौगोलिक वितरण संबंधी प्रमाण। भौगोलिक वितरण संबंधी प्रमाण। ये भौगोलिक वितरण का क्या मतलब हुआ, एक क्षेत्र विशेष के लिए, एक क्षेत्र विशेष के लिए मिलने वाली चीज। अब देखो क्षेत्र विशेष में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है। जैसे सपोज करो, क्या जैसे जिराफ जो होता है वो केवल अफ्रीका में पाया जाता है मोस्टली। कहाँ पाया जाता है ये जिराफ? अफ्रीका में पाया जाता है। कंगारू और बहुत प्रकार के अलग अलग जीव जैसे प्लेटिपस, एकिडना, कंगारू, यूकेलिप्टस, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो एक भौगोलिक दशा के अनुसार, वहां के वातावरण के अनुसार ये जीव जंतु एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना? ये सारे के सारे जीव जंतु जो आज अपन इस पृथ्वी पर अलग अलग जगह अलग अलग देख रहे हैं, ये पहले कहीं एक ही समुदाय में थे, लेकिन क्या इस पृथ्वी पर पानी के कारण, कहने का मतलब समुद्र के कारण, ये अलग अलग हो गए और अलग अलग महाद्वीपों में बट गए। और उन महाद्वीपों में क्या हुआ, उनकी क्षेत्रीय विशेषता, वातावरण, खाने पीने और रहने की व्यवस्था के कारण ये एक निश्चित एरिया में क्या होते गए, विकसित होते गए। तो अपन कह सकते हैं कि जैव विकास के संबंध में भौगोलिक जो प्रमाण है वो भी कहीं ना कहीं क्या प्रमाणित करते हैं जैव विकास को। समझ रहे हो ना बात को? अब देखो आज के इस जैव विकास से संबंधित अंतिम टॉपिक की अपन बातें कर लेते हैं। तो पुनरावर्तन सिद्धांत आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो भैया, जैव विकास, जीवों का, जंतुओं का विकास जो हुआ उसी को अपन ने जैव विकास नाम दिया। इस जीव जगत में बहुत प्रकार की प्रजातियां बनी और वर्तमान समय में भी नई नई प्रजातियों की खोज हो रही है। तो इस जैव विकास के संबंध में कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए गए होंगे। वो सिद्धांत अपने को क्या कहते हैं, देखो 3 प्रकार के सिद्धांतों के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। पहला, लैमार्क का सिद्धांत। इस पहले वाले प्रकार के लैमार्क, उसके बाद में डार्विन, उसके बाद में उत्परिवर्तन का सिद्धांत, और डार्विन में ही अपन नव डार्विनवाद को भी कवर करेंगे। तो देखो मैं एक बार नाम मेंशन कर देता हूं, लैमार्क, डार्विन,
इसी का अपग्रेडेड वर्जन नव डार्विनवाद, और उसके बाद में क्या, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इन सब के बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। सिद्धांतों में ऐसे ऐसे ध्यान में रखना है आप लोगों को, कितने कितने प्रकार के सिद्धांतों को। तो देखो भैया, सबसे पहले यदि लेमार्क की अपन बात करें तो 1809 ईस्वी में इस लेमार्क द्वारा अपना एक सिद्धांत दिया गया। इनका पूरा नाम था, देखो क्या, जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इन्होंने सन 1809 ईस्वी में अपने एक सिद्धांत दिया, जिसको ये नाम अब ध्यान में रखना है, ये भी कहा जाता है, देखो, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहले लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार लेमार्क ने वास्तव में ये कहा था क्या, कि समय के साथ और आप लोगों की विशेषताओं के अनुसार, जरूरतों के अनुसार, यदि कोई भी चीज आप लोगों के इस क्षेत्र समुदाय में काम आ रही है तो उसकी क्या जरूरत बढ़ेगी। अब जरूरत किस अनुसार बढ़ेगी हो, जैसे सपोज करो आपको जरूरत है किसी चीज की और आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए तो आप लोग थोड़ा ऐसे ऊपर होगे ना, ऊपर होगे, इसका मतलब क्या हुआ, उस जिराफ वाली जो कहानी है जो आपने बचपन में पढ़ी थी वो ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो गए और जो प्रयोग में अंग नहीं आ रहा वो धीरे धीरे क्या हो गया, लुप्त हो गया। समझ रहे हो ना, ये लेमार्क के सिद्धांत का स्टेटमेंट अपने को बताता है। जैसे सपोज करो जिराफ जो होता है वो अफ्रीका में पाया जाता है। प्रारंभिक समय में लेमार्क के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उस जिराफ की इतनी लंबी टांगे, आगे वाली टांगे इतनी लंबी और गर्दन इतनी लंबी नहीं थी। पहले क्या था, पहले मरुस्थल था, खूब अच्छा, मतलब कि उनके आवास में जमीनी स्तर पर खाने पीने की चीजें उनको मिल जाया करती थी, वो विचरण करते थे तो घास फूस खाकर अपना पेट भर लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मरुस्थलीकरण होता गया, मरुस्थलीकरण बढ़ता गया, तो अब जमीनी स्तर पर उसको घास फूस खाने के लिए जिराफ को नहीं मिलेगी, तो अब क्या करना पड़ेगा, उस जिराफ को उन पेड़ पौधों की पत्तियां, डालियां, टहनियां खानी पड़ेगी। तो ये सब होने के कारण क्या हुआ, उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, उसकी आगे की जो टांगे है वो थोड़ा सा ऐसे क्या ऊपर करना पड़ा, अपनी गर्दन को भी ऊपर करना पड़ा। तो जो अंग काम में आया, आगे की टांगे और गर्दन, उनका तो विकास हुआ, वो बढ़ते चले गए, और पीछे वाली टांगे ज्यादा काम नहीं आई तो वो क्या होगी, वो धीरे धीरे क्या होगी, मंद होगी, कम होगी, मतलब उनका विकास वहीं पर रुक गया। या फिर जैसे सपोज करो क्या, पहले क्या, अब भी सर्प जो होता है ये भूमि में बने हुए बिल्लों में रहता है, बिल में रहता है ना, और सर्प की टांगे भी हुआ करती थी पहले। तो सपोज करो छोटे से बिल में उस सर्प को घुसना है, तो वो जो टांगे थी ना, वो घुसने में और निकलने में क्या उसको दुविधा देती थी, तो उनका कोई काम नहीं आई है, उसके उस सर्प की टांगे किसी काम की नहीं आई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक समुदाय के अनुसार, एक जाति के अनुसार धीरे धीरे जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो लुप्त होती गई, और उस सर्प की टांगे क्या हो गई, गायब हो गई, एक तरीके से यूं कह सकते हैं अपन। अब देखो क्या हुआ, बहुत प्रकार के वैज्ञानिक आए इस 1809 बाद में, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के सिद्धांत की बात में, या लेमार्क के सिद्धांत की बात में, बहुत प्रकार के वैज्ञानिक आए जिन्होंने ऐसे कहा कि लेमार्क भाई साहब सही नहीं है। यदि ऐसा होता कि जो अंग ज्यादा काम आ रहा है वो विकसित होता जाएगा, और जो अंग बिल्कुल काम नहीं आ रहा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। यदि ऐसा होता तो सपोज करो जैसे चूहे हैं, उन चूहों की क्या, मैंने हर जितने भी एक क्षेत्र विशेष में चूहे पाल रखे हैं सपोज करो, तो जो हर प्रकार के चूहे की मैंने क्या पूंछ काट दी, तो अब नया चूहा पैदा होगा तो उसका भी कि मैं क्या पूंछ काट दूंगा। ऐसे जितने प्रकार के चूहे पैदा हो रहे हैं सबकी पूंछ काट रहा हूं मैं, और कुछ वर्षों बाद में देख रहा हूं क्या
कि यदि मैं इनकी पूंछ काटता रहूंगा लेकिन कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि अब की बार पूंछ कटा हुआ चूहा पैदा हो जाए। समझ रहे हो ना बात को? या फिर आप ऐसे सोच लो, इस लेमार्क के बाद में, जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क के बाद में जितने भी प्रकार के साइंटिस्ट आए उन्होंने ऐसे इसका खंडन किया, ऐसे नाराज हुए इन पे, ये मतलब ऐसे मना किया लेमार्क के सिद्धांत के बारे में कि जैसे गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है, वो कान में कुछ पहनने के लिए कान छिदवाते हैं, कान छिदवाए जाते हैं ना। अब जैसे सपोज करो भारतीय संस्कृति में, हिंदू समाज में, मेरे मुस्लिम भाई बहन नाराज मत होना, मोस्टली मुस्लिम भी पहनते ही है, हिंदू समाज में ज्यादातर क्या बॉयज भी ऐसे मान सकते हो आप लोग, जेंट्स भी क्या कान छिदवा लेते हैं। तो मैं क्या ऐसे सपोज करता हूं, मैं क्या 2-3 पीढ़ियों का मैं कंटिन्यू क्या कान ऐसे छिदवा देता हूं, तो नई जब जो भी संतान उत्पन्न होगी, क्या उसके ऑलरेडी प्रकृति की देन होगी, क्या भगवान की देन होगी क्या कि कान छिदे हुए आएंगे? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। तो इन सब बातों से इस लेमार्क के सिद्धांत को क्या, लेमार्क के सिद्धांत को असफल कह सकते हैं अपन कि ये लेमार्क का सिद्धांत लागू नहीं हुआ। तो लेमार्क के बाद में जो नए दूसरे भाई साहब आए, उन भाई साहब का क्या नाम था? डार्विन। इस डार्विन ने अपना एक सिद्धांत दिया, और इस डार्विन के सिद्धांत को आप लोग जैव विकास के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जैव विकास के, ये नाम ध्यान रखना आप लोग, जो मैं अब नाम लिख रहा हूं ना, जैव विकास के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये प्राकृतिक वर्ण क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रकृति जिस चीज को चाह रही है, कहने का मतलब कि इस जीवन संघर्ष के टाइम के दौरान यदि जो इंसान अपने आप को परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार ढाल ले, वो तो जिंदा रह जाएगा, और परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार नहीं डाले, अकड़ के बैठ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो प्रकृति ये डिसाइड करती है कि किस प्रकार के जीवों का जीवित रहना जरूरी है और किस प्रकार के जीवों का जीवित रहना जरूरी नहीं है। यदि जो परिस्थितियों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जीवन संघर्ष कर रहे हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं, तो प्रकृति ऐसे कहती है कि ऐसे जीव जिंदा रह जाएंगे। इसी को कहा जाता है डार्विन का सिद्धांत या जैव विकास के प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। अब देखो भैया, डार्विन ने क्या करा, लेमार्क के बाद में 1859 में अपनी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था क्या? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये जो मैं नाम बता रहा हूं, ये सारे नाम आप लोगों को ध्यान में रखने, पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखो, जीव विज्ञान में अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को जीव की उत्पत्ति से लेके बहुत प्रकार की चीजें ध्यान में रखनी है, इसीलिए जीरो से शुरू करा है अपन ने, एकदम जीरो से, है ना। तो लेमार्क के बाद में 1859 में दूसरे भाई साहब आए, डार्विन। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस पुस्तक में उन्होंने जीव जंतु के बारे में बहुत प्रकार की चीजें बताई। देखो, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए थे, उन बिंदु के बारे में अपन चर्चाएं कर लेते हैं। देखो, मैं इधर ही कहीं मेंशन कर देता हूं। देखो, उन्होंने ये कहा था क्या कि सजीवों में ऐसे सजियों में संतान की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ ना कुछ गुण उनके फिर ट्रांसफर भी होंगे, ऐसा ऐसा डार्विन भाई साहब ने बताया था। लेकिन देखो होता क्या है, जैसे सपोज करो कि एक इंसान पर्टिकुलर, यदि औसतन अपन देखे, जैसे सपोज करो एक हाथी है ना, वो अपने पूरे जीवन भर में केवल 8 संतानें उत्पन्न कर सकता है औसतन। ऐसे मत कहना कि आपके कहने से 8 ही करेगा, क्या हो सकता है 9 कर दे, 10 कर दे, 6 कर दे या 7 कर दे, औसतन 8 संतानें उत्पन्न कर सकता है। अब देखो, अपन ने क्या करा, हर उसकी संतान को जीवित रखा और नियमित रूप से अपन ने ऐसे देखा कि सारी की सारी, यदि अपन ऐसे करते जाएंगे तो लगभग 700-800 साल में
19-20 लाख नए हाथी जन्म जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सदियों में संतान की उत्पत्ति तो होती है, संतान का उत्पादन तो होता है, नई संतान का निर्माण तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं क्या कि सारे के सारे जो सजीव प्राणी है वो एक ही समुदाय के या एक ही कैटेगरी के इस संसार में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। अब देखो, बहुत प्रकार के संतान उत्पादन करने के बाद में अपने को अपने जीवन में जीवन संघर्ष भी करना पड़ता है। ये डार्विन की बुक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, समझ रहे हो ना आप लोग। कहने का मतलब क्या हुआ, सदियों में संतान की उत्पत्ति होगी, संतान का उत्पादन होगा, नई संतान का निर्माण होगा, तो संख्या में बढ़ोतरी होगी, संतानों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो उनके आवास और उनके भोजन के लिए उनको संघर्ष करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप बात को। और यदि ऐसा होगा, आवास और भोजन में यदि संघर्ष होगा, तो वो तो कर ही रहे हैं अपन, है ना। हाँ, दाल रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना। इसी जीवन संघर्ष के कारण देखो क्या होता है, फिर इसी जीवन संघर्ष के कारण नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी उत्पत्ति हो जाती है, क्या, प्राकृतिक वर्ण। जो इसका मेन नाम है ना, डार्विन के सिद्धांत का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ये प्रकृति भैया उसी को जीवित रखेगी जो संघर्ष करने की क्या काबिलियत रखता हो और परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की काबिलियत रखता हो। वो वाला जीव तो जिंदा रह जाएगा और बाकी के जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। समझ रहे हो ना। इसके बाद में आता है, इससे फिर क्या होता है, नई नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नई जातियों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। नई जातियों की उत्पत्ति का क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करो कुत्ता, गिद्दड़ और भेड़िया ये पहले एक ही हुआ करते थे, समझ रहे हो ना। लेकिन एक क्षेत्र विशेष के कारण और जाति विशेष के कारण इनका एक अलग समुदाय, अलग अलग ग्रुप बन गया। तो अब क्या, कुत्ता अलग हो गया, गिद्दड़ अलग हो गया और भेड़िया अलग हो गया। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो भैया, ये सारा होने के बाद में देखो एक नाम आया था, ऐसे लिखा था मैंने, नव डार्विनवाद। ये नाम क्यों आया, तो नव डार्विनवाद को समझने से पहले इसकी कमी के बारे में अपन जान लेते हैं कि डार्विन के सिद्धांत की मेन कमी क्या थी। तो अपने नोट्सों में ऐसे नोट करना आप लोग कि डार्विन के सिद्धांत की मेन मुख्यतः कमी ये थी कि डार्विन भाई साहब ये नहीं स्पष्ट कर पाए कि जीवों में जो भिन्नता होती है वो किस कारण उत्पन्न होती है। अलग अलग इस संसार में, इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीवों में जो भिन्नता है वो किस कारण उत्पन्न हुई, इस पर डार्विन भाई साहब ने कोई चर्चाएं नहीं करी। समझ रहे हो ना बात को। तो इसके बाद में फिर उत्परिवर्तन का सिद्धांत आया। उस उत्परिवर्तन के सिद्धांत को इस भाई साहब ने दिया, ह्यूगो डी ब्रीज ने। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का मतलब म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन जो अंग्रेजी माध्यम के भाई बहन है, इस उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने दिया, ह्यूगो डी ब्रीज ने कहा, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। और इस उत्परिवर्तन के सिद्धांत में मेनली मुख्यतः एक चीज, एक शब्द आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुछ पार्ट रब कर देता हूं मैं। वो शब्द क्या है, इस ह्यूगो डी ब्रीज भाई साहब ने कुछ ना कुछ जो धारणाएं दी वो जीन से रिलेटेड दी। जीन का मतलब क्या होता है, लक्षणों से संबंधित थी। समझ रहे हो ना। अब देखो भैया, जब ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने बता दिया तो उसके बाद में इस डार्विन के दिमाग में कुछ बातें आई, तो इसने नव डार्विनवाद का निर्माण कर दिया। कहने का मतलब डार्विन प्लस उत्परिवर्तन के सिद्धांत का मिश्रण है नव डार्विनवाद। समझ रहे हो ना बात को। नव डार्विनवाद चीज क्या है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत और डार्विन का सिद्धांत, इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो इस नव डार्विनवाद में इस डार्विन ने अपने द्वारा ऐसे जोड़ा क्या कि नई जाति की जो उत्पत्ति होती है वो जाति विशेष के सदस्यों में जीन परिवर्तन के कारण होती है। नई जाति में, नए जीवों में जो भिन्नता होती है ना, वो भिन्नता नव डार्विनवाद के अनुसार जीन के उत्परिवर्तन के कारण होती है, जीन के बदलाव के कारण होती है, जीन के परिवर्तन के कारण होती है। जीन परिवर्तन के कारण
ये शब्द उसके बाद में जोड़ा था, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के बाद में जोड़ा था डार्विन ने। तभी तो डार्विन के सिद्धांत के बाद में नव डार्विनवाद आया, और जो जिसमें ये भिन्नता नहीं कर पाया था ना, किसमें, कि जीवों में भिन्नता किस कारण उत्पन्न होती है ना, उसको इसने नव डार्विनवाद में ऐसे कहा कि जीवों में भिन्नता जीन परिवर्तन के कारण होती है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो हुगो डी ब्रिज द्वारा दिया गया था, इस सिद्धांत में ऐसा बताया गया है, बातें जीन पे करी गई है। इसने ऐसा बताया, हुगो डी ब्रिज भाई साहब ने, क्या कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, समझ रहे हो ना। और वो जो वंशानुगत परिवर्तन है ना, वो कहीं ना कहीं जीन लक्षणों पर निर्भर करते हैं। ऐसे सपोज करो जैसे वास्तव में तो ये हुआ था कि इस उत्परिवर्तन के सिद्धांत को यदि आप समझना चाहो तो इस हुगो डी ब्रिज भाई साहब ने पौधे पर सबसे पहले परीक्षण किया था। ठीक, पौधे पर। किस पर करा? पौधे पर परीक्षण करा। बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, कुछ चंद मिनटों के टाइम में अपन कवर कर लेंगे, इसको कैच कर लेंगे। तो हुगो डी ब्रिज भाई साहब ने किस पर परीक्षण करा? पौधे पर परीक्षण करा, पौधे की प्रजातियों पर परीक्षण करा। और उसने देखा, ऐसा पाया कि कुछ उन पौधों में से कुछ पौधे अपनी जाति या समुदाय विशेष से अलग होकर कुछ भिन्न प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए। समझ रहे हो ना बात को। और उन भिन्न पौधों में क्या हुआ, जो लक्षण थे वो वंशागत पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत परिवर्तित हुए। तो इस हुगो डी ब्रिज ने वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होने वाले उन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन नाम दिया, म्यूटेशन नाम दिया। क्या नाम कहा इनको? म्यूटेशन कहा। और साथ में हुगो डी ब्रिज भाई साहब ने यह भी बताया कि किन भी जीवों में होने वाला ये उत्परिवर्तन उनके जीन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जीन पर निर्भर करता है। और जीनों में होने वाला यह उत्परिवर्तन देखो कैसे कैसे जीन पर निर्भर करता है। तो देखो कुछ बिंदु है जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। हो सकता है उस जीन की क्या संख्या में परिवर्तन हो सकता है उस जीन की क्या व्यवस्था में परिवर्तन हो, या हो सकता है उस जीन की क्या संरचना में परिवर्तन हो। तो जीन में परिवर्तन या उत्परिवर्तन बोल सकते हो आप, तीन तरीके से हो सकता है। जीन की संख्या में परिवर्तन, इस जीन की संख्या में परिवर्तनों से भी अपन हुगो डी ब्रिज के अनुसार उत्परिवर्तन नाम दे सकते हैं। उस जीन की व्यवस्था में परिवर्तन, और उस जीन की संरचना में परिवर्तन। ये था आप लोगों का आज की क्लास का मैटर। जैव विकास से संबंधित सारे के सारे आप लोगों के तथ्य। देखो इस उत्परिवर्तन के सिद्धांत में जीन शब्द ध्यान में रखना ही है, और दिया किसी ने ये भी ध्यान में रखना है। और ये जीन में परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है, संख्या में, व्यवस्था में और संरचना में परिवर्तन हो सकता है। साथ में बहुत बार इससे रिलेटेड एक चीज पूछी जाती है, मोस्टली पूछी जाती है, वो ये है कि ये जो उत्परिवर्तन है ना, ये जो उत्परिवर्तन है, इस उत्परिवर्तन की कहानी क्या है। देखो ये उत्परिवर्तन किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इस उत्परिवर्तन के साधन क्या क्या है। ऐसे लिख सकता हूं मैं सिंपल सोबर भाषा में कि उत्परिवर्तन के साधन क्या क्या है। साधन का मतलब क्या, अभी मैं कुछ नाम लिखूंगा तब आप लोग समझ जाओगे इसको। देखो साधन में यह है एक्स किरणें, दूसरी है बीटा किरणें, तीसरी चीज होती है इसमें मस्टर्ड गैस। ये साधनों की बात कर रहा हूं मैं। उत्परिवर्तन के साधन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना। और नाइट्रस अम्ल और फिनॉल, ये चारों पांचों बिंदु आप लोग ध्यान में रखना। ये उत्परिवर्तन के साधन होते हैं। कुछ
जो काम में लिए जाते हैं उत्परिवर्तन सिद्धांत में। समझ रहे हो ना। ये था आप लोगों के जैव विकास के क्रम में आज की क्लास का मैटर, जिसमें अपन ने क्या जाना। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट तो जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद में ऐसे जाना कि जंतुओं के विकास का क्रम क्या रहा। उसके बाद में ऐसे जाना कि जैव विकास के आज तक कौन कौन से ज्ञात प्रमाण मिले, और अंतिम में ऐसे जाना कि जैव विकास के सिद्धांत क्या क्या है। मैंने जो शुरू में कहा था आप लोगों को कि अपन क्या करेंगे, किसी न किसी एक वैज्ञानिक का नाम, उस पर चर्चाएं अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करेंगे। तो कोशिश करूंगा मैं कि आज और अभी से आप लोगों को डेली एक वैज्ञानिक के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डालता रहूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए चेक करना है, हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए आप सभी लोग बढ़िया मस्त रहे, व्यस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, लगे रहें। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप लोग अब बायोलॉजी के नोट्स बनाना भी शुरू कर दें। जीव विज्ञान शुरू हो गई है, तो जीव विज्ञान को आप सभी लोग समय रहते हुए शुरू करना है। और साथ साथ अच्छे भले नोट्स बनाने हैं। मैंने कहा था आप लोगों को क्या कि बहुत प्रकार के वैज्ञानिकों के नाम आप लोगों के आते रहेंगे, है ना। तो उन वैज्ञानिकों के नामों के बारे में भी अपन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे ही कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूं, हर जीव विज्ञान की वीडियो में, हर वीडियो में आप लोगों को देखना है कि कभी भी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी वैज्ञानिक ऐड हो सकता है। आप सभी लोग जीव विज्ञान के नोट्स बनाना शुरू कर दें। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए बढ़िया मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, व्यस्त रहे, लगे रहे। थैंक यू वेरी मच।